हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था और हम 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखे थे। तो मैं चाहता हूं कि आज हम उसके प्रॉपर्टीज और आगे का टॉपिक जो पढ़ेंगे उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाऊं और वो क्वेश्चन करवाने के बाद मैं तुम्हें आज का नया टॉपिक शुरू कराऊं ताकि पुराना सब कुछ रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं, एक 3x3 का क्वेश्चन लेते हैं, 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। लिखना, क्वेश्चन लिखना सभी लोग। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 678 क्वेश्चन है 678। उसके बाद है 905 उसके बाद है 432। ये है डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगा अभी तुम्हारे साथ। सब कोई मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। कोशिश करना सॉल्यूशन को तुम ना देखो, खुद से सॉल्व करो और लास्ट में मैच करो। ठीक है, मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। ठीक है, मैं एक्सपेंशन मेथड पे जाऊंगा। सबसे पहला 6, कौन सा 4 बज गया, 0532। उसके बाद नेक्स्ट वाले के सामने माइनस लगेगा, -7। अच्छा, ये 2 कट गया तो 9542। उसके बाद +8 ले लेता हूं। मैं रो वाइज एक्सपांड कर रहा हूं। ठीक है, तुम चाहो तो कॉलम वाइज भी कर सकते हो। 9043। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं अंदर वाला पार्ट को सॉल्व करूंगा। 6 इंटू 0 × 2 -3 × 5 -7 इंटू 9 × 2 -4 × 5 +8 इंटू 9 × 3 -4 × 0। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 0 × 2 0 -15 -7। डिटेल में लिखना है। ठीक है, कभी भी स्टेप्स को डायरेक्टली देखना मत, एक स्टेप्स को छोड़ना। जैसे मैं चाहता तो इसके बाद इसको सॉल्व करके डायरेक्टली लिख देता, लेकिन स्टेप मार्किंग होता है एग्जाम में, तो उस स्टेप्स का हर एक स्टेप का मार्क्स तुम्हें लेना है, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। ठीक है, 9 × 2 18 -4 5 20 +8 इंटू 9 × 3 18 27 -4 × 0 4। ये स्टेप को स्किप चाहता तो मैं कर सकता था, ये वाले स्टेप को डायरेक्टली नेक्स्ट वाला कर सकता था, लेकिन हमें स्टेप मार्किंग है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सारे स्टेप्स को कवर करना है। ठीक है, एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है, 100 आउट ऑफ 100। 80 मार्क्स तो मेरे हाथ में है, मैं जो पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ाऊंगा बस मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। 80 आउट ऑफ 80 तो मैं तुम्हें दिलाने का पूरा कोशिश करूंगा, मेरे साथ साथ पढ़ो। हम टारगेट रखेंगे पूरा 80 आउट ऑफ 80। हमें 79 नहीं चाहिए, 78 नहीं चाहिए, हमें पूरा 80 आउट ऑफ 80 चाहिए। बाकी 20 मार्क तुम्हारा प्रैक्टिकल्स एंड जो कॉलेज में होने वाला है, स्कूल में होने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 80 मार्क्स तो पूरा पूरी मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, बस मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, मेरे दिए गए क्वेश्चंस करते जाओ, बस उतना करो। 80 आउट ऑफ 80 मैं तुम्हें दिलाऊंगा। 18 - 2 ये आ गया, +8 × 27। ठीक है, कैलकुलेटर कोई भी कभी भी एक बार भी यूज नहीं करेगा। क्लास में कैलकुलेटर यूज करना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कोई भी यूज नहीं करेगा, एक बार भी यूज नहीं करेगा। ठीक है, हाँ अच्छा बताओ, 6 × 15 -90, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +14 +27 × 8 बताओ कितना होगा। अच्छा 10 होता तो 270 होता, 270 में 54 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 214 आएगा शायद, देख लेना, चेक कर लो, 214 आना चाहिए। ठीक है, अब कितना होगा आंसर बताओ। 214 प्लस 228 -90, 214 या 216 होगा, 216 होगा ना, वही तो सर। आप क्या करते हैं, आप
8 इन 27 इंटू 8 करना नहीं जानते हो बच्चों? मुझे आता तो है इंटू करना, लेकिन क्या होता है कभी कभार हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना होगा -90 प्लस ये आ जाएगा 200 एंड ये दोनों को प्लस करेंगे 230, तो ये आ जाएगा 140। 140 इज योर आंसर। देख लो, ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ आंसर निकाल देना इनफ नहीं होता एग्जाम में, आंसर स्टेप वाइज प्रॉपरली निकालना जरूरी होता है, तभी फुल मार्क्स मिलता है। अदरवाइज हाफ मार्क यहाँ पर कट जाएगा अगर कोई स्टेप को तुम स्किप करोगे तो। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिटर्मिनेंट? एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न तुम्हें पता है ना? एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न बता दूं तुम्हें? आओ पहले एक काम करता हूं, एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न बता देता हूं। एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। जो 80 मार्क्स का सेगमेंट है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये 80 मार्क्स में सबसे पहला 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा। 1 मार्क ये होगा एमसीक्यू। उसके बाद आएगा 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आएगा 3 मार्क्स का, ये होगा शॉर्ट। अच्छा, इसको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, दिस इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का। उसके बाद आएगा 8 मार्क्स का, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा कितना कितना आएगा? दिस विल बी 21 इंटू 1 इक्वल्स टू 21 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स का जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो 7 होगा, 2 इंटू 7। अच्छा, पहले मैं क्या कर रहा था कि पहले मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा था, तो 7 इंटू 2 ये हो जाएगा 14 मार्क्स। ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये है मार्क्स। ठीक है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन 7 ठो आएगा। 3 मार्क वाला क्वेश्चन ये भी 7 आएगा, 7 इंटू 3 21। और 4 मार्क वाला क्वेश्चन जो है वो 8 आएगा, सॉरी 8 मार्क वाला क्वेश्चन जो है वो 3 आएगा ना। हाँ, 8 इंटू 3 इंटू 8 लिखूँ ना फिर इसको मैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मार्क्स तो मैं बाद में लिख रहा था, तो ये 3 इंटू 8। देख लो हुआ या नहीं हुआ? हो गया तुम्हारा पूरा 4 5 6 10 0 1 3 4 5 6 7 8 80 मार्क्स। ठीक है, तो एग्जाम पेपर में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 21 ठो एमसीक्यू होने वाला है। 7 क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क वाला क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क वाला क्वेश्चन होगा, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 8 मार्क वाले बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर थियोरिटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बहुत सारा डेफिनेशंस हो गया, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे हम लोग, आज का क्लास शुरू करेंगे हम लोग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। 5 फीचर्स हमारा है। क्या क्या है 5 फीचर्स? सबसे पहला, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ऑब्वियस सा बात है, हम अभी भी सॉल्व करके देखे, न्यूमेरिकल वैल्यू ही आ रहा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सर्टेन न्यूमेरिकल फिगर और क्वांटिटी। एग्जांपल यहाँ पर तुम्हें एक तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके दिया है, तो ये क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू -2। देखो -2 आंसर -2 आया, जो कि एक न्यूमेरिकल फिगर है, तो डिटर्मिनेंट्स हमेशा एक न्यूमेरिकल फिगर का ही होता है। नेक्स्ट, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हम उसमें क्या लिए थे? हम 2 इंटू 2 मैट्रिक्स और 3 इंटू 3 मैट्रिक्स लिए थे, याद है? जिसमें वो 2 ठो रो था और 2 कॉलम था। दिस इज 2 रोज, R1 R2, दिस इज C1 C2। तो इसको बोलते हैं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। और 3 इंटू 3 कैसा होता है?
दिस इज R1, R2, R3, C1, C2, C3। 3 कॉलम है, 3 रो है, इसको बोलते हैं 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। रो इंटू कॉलम, 3 रोज इंटू 3 कॉलम्स। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि डिटर्मिनेंट जो निकलता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, 2x2, 3x3। इसके अलावा अगर कोई और वैरायटी का मैट्रिक्स हुआ, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना क्या क्या है, C1 है, C2 है, सॉरी R1 R2 है, ये तो R1 है, R2 है, C1 है, C2 है, C3 है। दिस इज 2x3 मैट्रिक्स, 2x3, 2 रो 3 कॉलम। इसका हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। बात समझ में आया? तो डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है सर? डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? सेकंड वाला प्रॉपर्टी, यस सर, पढ़ लो एक बार। दिस इंप्लाइज दैट अ डिटर्मिनेंट कैन बी हेड ओनली फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर मैट्रिक्स whose number of rows and columns are not equal। एग्जाम्पल में 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स तुम्हें दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, it is obtained from the coefficient of certain unknown variable। It is obtained from coefficient of certain unknown variable, say x, y, z। This means that a determinant is worked out only from coefficient constituting a system and not from any other element of the system, constant or variables etc। जैसे हम जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, मैं तुम्हें यहां पर बताता हूं कैसे होता है। मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पर एक तुम्हें इक्वेशन दिया गया है, हम इस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा उसको लेकर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। एग्जांपल, लेट द लीनियर इक्वेशन रिलेटिंग टू फिनोमेना 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 5x प्लस y इक्वल्स टू 11। दो ही है ना? दो ही है, हाँ। अब देखो, हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसा मैट्रिक्स बनेगा ये? 2 3 5 1। सर ये कहां से आया? ये रहा कोफिशिएंट 2 3 5 1। जो इक्वेशन का कोफिशिएंट है ना, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो दिस इज 2x2 मैट्रिक्स। बात समझ में आया? तो हमेशा कोफिशिएंट को लेकर ही बनता है, बाकी किसी वेरिएबल को लेकर ये नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ फाइंडिंग द अबव सिस्टम वुड बी, हाँ चलो वही दिया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स एनक्लोज्ड बाय 2 बार इन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। हम हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं और इसमें 2 ठो बार्स होता है लेफ्ट और राइट में। कौन सा बार की बात कर रहा है? ये दो, एक डंडी और दो डंडी। अगर हम 3x3 मैट्रिक्स बनाएं तब भी ये 2 ठो डंडी के बीच में होता है, 3x3, है ना? तो डिटर्मिनेंट हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है दो लंबा लंबा डंडी के बीच में, जिसको हम बार्स बोलते हैं। ठीक है, thus it is above example before calculating the value of determinant the given square matrix is represented as this, और 3x3 में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड ओनली टू अवॉइड कंफ्यूजन इन डिस्टिंग्विशिंग द डिटर्मिनेंट फ्रॉम अ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट्स का बहुत सारा एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होता है, जो कि हम आगे जाकर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट आर द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमारे सिलेबस में है और हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए टेंशन फ्री रहो। तो डिटर्मिनेंट के अंदर बहुत सारे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज डिपिक्टेड लिटिल लेटर, मतलब लेटर ऑन तुम्हें पढ़ाया जाएगा वो, for which its value can be determined straight away without undergoing the normal procedure, which is usually very lengthy and tedious।
हम डायरेक्टली भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, अभी के लिए उसमें दिमाग मत लगाओ। अभी हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। माइनर्स क्या होता है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनर, हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आ जाओ, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। कोफैक्टर निकालना सीखेंगे, माइनर निकालना सीखेंगे, और देखेंगे कि कोफैक्टर और माइनर को लेकर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात करते हैं कोफैक्टर्स का, कोफैक्टर के बारे में सीखते हैं। कोफैक्टर, by the cofactor of an element of a determinant we mean the product of -1 to the power ij and the minor of the concerned element। बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं, माइनर और कोफैक्टर ये दोनों ना सेम ही चीज है, बस माइनर सा फर्क है, मतलब नाम तो माइनर है, माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। हम माइनर निकालना सीखेंगे और उसी को कोफैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। यहां पर फर्क होता है सिर्फ सिंबल का, मतलब प्लस और माइनस का। माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस होता है ओनली प्लस, और हो सकता है माइनर अगर 2 है तो कोफैक्टर -2 हो सकता है, या वो +2 भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है अलग बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर जो कि हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, माइनर और कोफैक्टर में वैल्यू सेम रहेगा, माइनर 2 है, कोफैक्टर भी 2 होगा, या तो +2 होगा या तो -2 होगा, बस इतना ही फर्क है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। मतलब माइनर और कोफैक्टर में अमाउंट विल बी सेम, बस सिंबल बदलने का चांसेस है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में तो सिंबल बदलेगा भी नहीं, वही सेम रहेगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा। और कुछ केसेस में माइनर और कोफैक्टर में सिंबल अलग अलग रहेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले समझते हैं कि ये सिंबल को फाइंड आउट कैसे करते हैं, एंड हम कैसे करके आगे इसको लेकर चलेंगे। हम कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। पहला टॉपिक हमारा कोफैक्टर दिया हुआ है, हालांकि बुक में पहला टॉपिक माइनर दिया है, हमें पहला टॉपिक माइनर पढ़ना चाहिए, लेकिन चलो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोफैक्टर या माइनर कुछ भी पढ़ लेते हैं दोनों, क्योंकि बहुत ही इजी। कोफैक्टर को निकालने का तरीका होता है -1 टू द पावर i प्लस जे। सर ये i और j क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा i और j क्या होता है, इनटू माइनर ऑफ आई एन जे। आई एन जे का जो तुम माइनर निकालोगे उसी का सामने लेना है -1 टू द पावर आई एन जे, बस इतना। अब सर माइनर कैसे निकालेंगे, आओ मैं दिखाता हूं माइनर कैसे निकलेगा। माइनर में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे देखो, अच्छा ये एलिमेंट का नाम क्या है, A11। A11 मतलब पहला वाला जो नंबर रहता है ये रो नंबर होता है, और ये जो होता है ये कॉलम नंबर होता है ना। तो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। इसीलिए ये क्या बना, एलिमेंट का नाम A11, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, A11। ये A21 क्यों बना, क्योंकि रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 है, इसीलिए इसका नाम पड़ा A21। ये A31 रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 1 है, इसीलिए इसका नाम पड़ा A31। बात समझ में आया। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया है। अभी बात करते हैं हम लोग सबसे पहला एलिमेंट A11। तो अगर मुझे A11 को माइनर ऑफ 11 कन्वर्ट करना है, देखो I और J जो होता है यही है, ये दिस इज I, दिस इज J। I का मतलब होता है रो नंबर और J का मतलब होता है कॉलम नंबर, बस इतना ही तो है। तो आई जे मतलब A11, मतलब मुझे अगर इसे कन्वर्ट करना है माइनर ऑफ 11, मतलब I1 होगा जे, तो इसका माइनर क्या होगा, ये कट जाएगा, बचा हुआ 4 एलिमेंट, A22, A23, A32, A33। बात समझ में आया। अगर उसी तरीके से मुझे M12 निकालना है ये वाले का, तो मैं क्या करूंगा, A12 में क्या करने वाला हूं मैं, A12 में
इसको इसको हटा दूंगा जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, A21, A23, A31, A33। बस अगर मैं M13 निकालना है, M13, तो मुझे क्या करना है, ये और ये कट जाएगा, ये 4 क्या करना पड़ेगा, ये 4 को ले लूंगा, A21, A22, A31, A32। बस वैसे ही अगर ये निकालना है तो ये और ये कट जाएगा, बाकी 4 को ले लूंगा। समझे? तो इस तरीके से मैं हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकता हूं। ये और ये कट गया, ये 4 को ले लिया। नेक्स्ट में अगर मुझे A22 का निकालना है तो A22 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये रो ये कॉलम कट जाएगा, तो ये 4 को लेकर मैं बना लूंगा। तो एवरी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 एलिमेंट होता है 3x3 मैट्रिक्स में, पूरे के पूरे 9 एलिमेंट का हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो माइनर किस तरीके से निकलेगा, माइनर का तरीका तो तुम समझ गए। अब इसको हम कोफैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कोफैक्टर में कन्वर्ट? कोफैक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो आओ देखते हैं। तो माइनर निकालना समझे? माइनर क्या तुम निकाल सकते हो? मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा तो यस सर हम, अच्छा मुझे बताओ क्या तुम 2x2 मैट्रिक्स का माइनर निकाल पाओगे? सर 2x2 का कैसे निकलेगा? आओ मैं 2x2 का भी तुम्हें बता देता हूं। 1 2 3 4 ये 4 है, ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है A11 का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये और ये कैंसिल होगा तो आंसर विल बी 4। अगर मुझे A12 का निकालना है, A12 का निकालना है मतलब ये और ये कैंसिल होगा तो बचेगा 3। अगर मुझे A21 का निकालना है तो क्या होगा, माइनर ये और ये कटेगा 2, और A22 का निकालना है तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बचा 1। बस क्योंकि यहां पर तुम्हें क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है, तो अगर तुम रो और कॉलम को काट रहे हो तो एक ही एलिमेंट बच रहा है, तो वही एलिमेंट तुम्हारा क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालना है वो हम अभी समझेंगे, पहले माइनर समझ गए 2x2 में। अच्छा 3x3 में माइनर निकाल सकते हो? अगर मैं क्वेश्चन दूं तो क्या 3x3 में तुम माइनर्स निकाल सकते हो? यस सर हम 3x3 में भी माइनर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखें? यस सर, एक तो छोटा सा क्वेश्चन करवा दीजिए ताकि हम माइनर निकालने में चैंपियन बन जाए। आ जाओ चैंपियन बनाता हूं तुम्हें। ये क्वेश्चन है, तुम्हें क्या करना है, देखो नॉट हो माइनर निकलेगा यहां पर, ठीक है। पहला माइनर A11, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, M11 में। M11 क्या होगा हमारा, ये रो और ये कॉलम कट जाएगा, 1 नंबर रो एंड 1 नंबर कॉलम, तो बचेगा 5 6 8 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6, दिस इंटू डायगनली सॉल्व करते हैं हम, 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6 हो गया। जो भी आंसर आएगा तुम्हारा दैट विल बी योर माइनर। ठीक है, वैसे ही A12 को हम कन्वर्ट करेंगे M12 में। M12 मतलब ये रो और ये कॉलम कट गया, तो बचा क्या, 4 6 7 9। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा माइनर बन जाएगा। इसी तरीके से तुम ऑल 9 एलिमेंट्स का, ऑल 9 एलिमेंट्स जितने नॉट हो डिजिट यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सभी का माइनर तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना, ठीक है, हाँ या ना। कर सकते हैं ना? यस सर कर सकते हैं, हम कर लेंगे सर, आप हमें आगे लेकर चलो। चलो मैं तुम्हें अब आगे लेकर चलता हूँ, तुम कर लेना इसको, मैं तुम्हें आगे लेकर चलता हूँ। हाँ नेक्स्ट, माइनर।
माइनर के बारे में और क्या दिया है आओ देख लेते हैं। माइनर हम निकालना सीख चुके हैं, हमें और माइनर में ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। बाय द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट वी मीन दैट सब स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ t given determinant along with the particular element a does not exist. It is obtained deleting the row and column on which the particular element lies. जिस रो और कॉलम में एलिमेंट आता है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m which denotes minor of an element of the ith row and j column determinant. Value is obtained by deducting the product of its non-leading diagonal element for product its leading diagonal element from products of its leading diagonal element. हम जैसे मान लो इसका अगर माइनर निकालना है तो दिस रो एंड दिस कॉलम विल गेट कैंसल्ड, जो 4 बचे इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे यहां पर एग्जांपल दिया, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम A11 को हम कन्वर्ट करेंगे M11 माइनर ऑफ 11, तो बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे जो मैं तुम्हें करके दिखाया। उसी तरीके से तुम एवरी 9 एलिमेंट, जो 9 एलिमेंट है सभी का तुम माइनर आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट मे बी नोटेड दैट द माइनर एंड कोफैक्टर आर ऑलमोस्ट मोस्टली इक्वल एक्सेप्ट अंडर सर्टेन केसेस दे डिफर ऑन साइन ओनली। माइनर और कोफैक्टर में सिंबल का फर्क होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें कोफैक्टर पढ़ाऊंगा, कोफैक्टर पढ़ने से तुम समझ में आ जाएगा कि माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क होता है। यहां पर तो दिया एग्जांपल, ये एग्जांपल हम बाद में करेंगे, पहले आते हैं कोफैक्टर में। अच्छा, माइनर तो निकालना सीख गए। ठीक है, अब माइनर तुम्हें निकालना आ चुका है तो कोफैक्टर क्या है, जैसे M11 हम निकाल लिए थे M11, हम इसको क्या करेंगे, कोफैक्टर में कन्वर्ट करेंगे C11। कैसे कन्वर्ट करेंगे, -1 टू द पावर I प्लस J 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 11 M11, जो हम निकाले थे ऑलरेडी। माइनर निकाले थे वो तो एज इट इज रहेगा, खाली उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, -1 टू द पावर I प्लस J। I प्लस J क्या है, जैसे एलिमेंट नंबर 1 है तो I1 होगा, J1 होगा, तो ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर इंटू M11। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू M11 इक्वल्स टू M11। जो वैल्यू मतलब माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर एग्जांपल देता M12 मान लो 14 है, M12 तुम फाइंड आउट किया, आंसर आया 14, तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है कोफैक्टर में, तो मैं इसको C12 में कन्वर्ट करूंगा, तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M11, तो ये -1 टू द पावर 3 इंटू M11 इक्वल्स टू -1 इंटू M11, सॉरी M12 12। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा, -1 इंटू 14 इक्वल्स टू -14। तो जहां पर माइनर 14 था, कोफैक्टर क्या निकला, -14 निकला, क्योंकि -1 टू द पावर 1 + 2 3 होता है, तो -1 टू द पावर 3 क्या हो गया, -1, तो -1 जब मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया, -14 निकल कर आया। क्लियर है बात? हो जाएगा माइनर को कोफैक्टर, कोफैक्टर को माइनर में कन्वर्ट करने का काम। यस सर, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बात करते हैं। ठीक है, आओ अब माइनर एंड कोफैक्टर तुम्हें निकालना आ गया है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ठीक है, माइनर अगर तुम्हें अगर क्वेश्चन दिया जाए तो तुम उसका माइनर पहले निकाल लोगे, फिर उसको कोफैक्टर में कन्वर्ट भी कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें, यहां पर तुम्हें दिया गया, देखो जैसे C11 हमें करना है, इसको पढ़ो, C11 -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। C12 करना है तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12। C13 करना है तो -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू M13। हम इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे, एवरी 9 एलिमेंट, ऑल ऑफ द 9 एलिमेंट का तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। माइनर हो गया, ये हो गया, आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हम एक काम करते हैं, हम 3x3 मैट्रिक्स को कर लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो दोनों ही कर लेते हैं, माइनर कोफैक्टर दोनों कर लेंगे। चलो क्वेश्चन में आते हैं, सबसे पहला एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 1 5।
2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ साथ माइनर्स एंड कोफैक्टर अभी निकालूंगा। 2 3 1 5। ठीक है, सबसे पहला माइनर, सबसे पहला मुझे बताओ M11 क्या लूं? ये और ये कट गया, बचा कितना 5। M12 कितना लूं? ये और ये कट गया, बचा 1। M21 कितना लूं? M21 सर ये और ये कट जाएगा, बचेगा 3। M22 कितना लूं? ये और ये कट जाएगा, बचेगा 2। ये 4 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कोफैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, M11 को C11 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। तो ये आ जाएगा -1 टू द पावर 2 इंटू M11 कितना था 5 इक्वल्स टू 5। ठीक है, MC12 -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 इंटू M12 1 है इक्वल्स टू -1। C21 -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21। ठीक है, ये कितना होगा 3। तो -1 का क्यूब इंटू 3 इक्वल्स टू -3। ठीक है, और आखिरी वाला C22 -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22। तो -1 टू द पावर 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तुम ध्यान से देख सकते हो, जो माइनर है वही कोफैक्टर है, सिर्फ कुछ केसेस में सिंबल बदल गए। 1 का -1 हो गया, 3 का -3 हो गया, 2 का +2 एज इट इज है। कुछ केसेस में सिंबल बदलेंगे, कुछ केसेस में सिंबल नहीं बदलेंगे। तो माइनर का जो आंसर होता है कोफैक्टर भी वही होता है, बस सिंबल कुछ केसेस में बदल जाते हैं, बाकी केसेस में सिंबल भी सेम ही रहते हैं। क्लियर है बात? हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, वैसे ही 3/3 का भी हम कर सकते हैं। 3/3 का 9 बार हमें निकालना पड़ेगा, 9 टाइम्स हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे 9 टाइम्स? पूरा नोटो माइनर और नोटो को फैक्टर निकालेंगे। मैं तुम्हें 3 निकाल कर दिखाता हूं, कोई भी 3, जो तुम 3 ठो बोलोगे वो 3 ठो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी सबका प्रोसेस तो सेम ही है ना? तो सर एक काम करिए, हमें आप 1 2 और 3 ये तीनों करके दिखाइए, रैंडमली 3 ठो करके दिखाइए। चलिए करते हैं। इसका नंबर कितना है? दिस इज M11। M11 कैसे निकलेगा, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 1 2 2 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 -2 इंटू 2, आंसर आएगा 1 - 4 इक्वल्स टू -3। पहला माइनर। ठीक है, अच्छा इसका नंबरिंग क्या होगा? M22। M22 मतलब ये और ये कट गया, बचा क्या? अच्छा ये कट गया तो 2 3 1 1 बचा। सर कैसे? देखो ये वाला एलिमेंट है ना, ये और ये कट जाएगा, 2 3 1 1 2 3 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 1 -3 इंटू 1 कितना आएगा, 2 - 3 इक्वल्स टू -1। उसके बाद आखिरी M33 में ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 2 5 3 1। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 - 15 इक्वल्स टू -13। ये हो गया माइनर। अब मैं इसको कोफैक्टर में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर कोफैक्टर में? आओ करके दिखाता हूं। M11 को C11 में कन्वर्ट करूंगा। C11 में -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 1 हो गया इंटू M11 है -3, तो ये आ जाएगा -3। अच्छा
M22 को C22 में कन्वर्ट करूंगा, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22 कितना आएगा, -1 टू द पावर 4 कितना होगा 1 इंटू M22 का वैल्यू कितना आया -1 इक्वल टू -1, ठीक है। और C33 निकालेंगे, -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू M33 कितना होगा, ये तो 1 ही होगा, इंटू M33 -13 ये आ जाएगा -13। क्लियर है बात। इस तरीके से हम एवरी 9 एलिमेंट, कोई भी 9 एलिमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आए तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा माइनर एंड कोफैक्टर का टॉपिक। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज है जो तुम्हें लगता होगा कि सर ये क्या है, आप ये क्यों नहीं बताए हमें। ये वाला देखो, ये रहा, ये क्या किया है, माइनर्स एंड कोफैक्टर को यूज करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है। क्योंकि डिटर्मिनेंट का प्रोसेस और माइनर निकालने का प्रोसेस तो सेम ही है ना। जैसे हम माइनर के केस में बताते हैं, ये देखो यहां पर आओ, ये एक ठो फॉर दिया हुआ है। अच्छा अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या होगा, A11 इंटू A22 A23 A32 A33 माइनस A12 इंटू ये कट जाएगा A21 A23 A31 A33 प्लस A13 इंटू A21 A22 A31 A32, क्या यही होगा। यस। अच्छा तुम बताओ माइनर ऑफ M11 क्या होगा, यही 4 होना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। मतलब जो हम ये पार्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करने टाइम ये अंदर वाला पार्ट होता है, यही तो उसका माइनर है। माइनर का भी देखो वही प्रोसेस है। तुम निकाल लो A11 का माइनर क्या होता है, यही 4 एलिमेंट आते हैं, इसी को सॉल्व करके माइनर निकालते हैं। तो इसको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना दिया कि डिटर्मिनेंट तुम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हें माइनर का वैल्यू दिया गया है तो उसको पुट करके भी डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। उसी तरीके से कोफैक्टर में सिंबल अलग होता है, तो सिंबल को माइनस को प्लस कर दिया, बस उसको करके इसको एक और फॉर्मूला बना दिया। तो इसमें कुछ हाथी घोड़ा वाला बात नहीं है, इसमें कुछ टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं वही चीज है, कोई भी कुछ भी इधर उधर इसमें नहीं है। चलो मेरे हिसाब से लॉजिक सबको अब क्लियर है ना। आ जाओ आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सर कुछ होमवर्क के बारे में। ये तो माइनर कोफैक्टर का टॉपिक हो गया जो तुम पढ़ लिए, माइनर कोफैक्टर हो चुका है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देखता हूं जो तुम्हें होमवर्क में दूंगा, वो तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है, घर में बैठकर। एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में। इसको तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करना है और उससे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है होमवर्क का, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करवा भी दूंगा। 2 - 5 3 3 - 1 2 1 - 2 1, ये तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है। इसका तुम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालोगे, ऑल 9 एलिमेंट्स का माइनर कोफैक्टर निकालोगे, फिर माइनर एंड कोफैक्टर को यूज करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये काम तुम्हें करना है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।